Hello dear students, welcome back to the channel Zack Economics. In the last video of Indian economic development of class 12th, I have discussed about colonial exploitation done by Britishers on India and what are the sectors which are being affected through this colonial exploitation. Now in this video I'm going to talk about what are the features which are inherited by Indian economy on the eve of independence. Okay, so the first feature what Indian economy have on the eve of independence, that means the year 1947, it was that Indian economy was a stagnant economy. Now what is a stagnant economy? स्टेगनेंट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पे आप ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स को बिल्कुल कम या बिल्कुल भी नहीं देखते हो. ठीक, यू डोंट सी एनी काइंड ऑफ ग्रोथ इन दिस काइंड ऑफ इकोनॉमी. नंबर टू, एट दैट टाइम जो पर कैपिटा इनकम थी, पर कैपिटा इनकम का मतलब पीसीआई जो होती है, यानी जो एवरेज इनकम पर पर्सन कंट्री में अर्न करता था, उसके अंदर ग्रोथ जो था वो ओनली 0.5% था फ्रॉम 1860 टू 1925. और ये और भी बुरा हो गया फ्रॉम 1925 टू 1950. बिटवीन दिस वी हैव गॉट द इंडिपेंडेंस एंड इट वाज वर्स टू 0.1%. यानी ऑन एन एवरेज जो भी बंदे हमारी कंट्री के अंदर पर पर्सन जो इनकम अर्न करता है, दैट इज गेटिंग वेरी पुअर एंड पुअर. ड्यू टू दिस, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी उस टाइम पे, बल्क ऑफ पॉपुलेशन थी, इंडिया पॉपुलेशन थी, और उसके अंदर इनकम ना जनरेट होने की वजह से बहुत ज़्यादा पावर्टी थी. देयर इज़ अ पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. और वहाँ पर एपिडेमिक्स फैल गया था. एपिडेमिक्स मतलब होता है कि महामारी, जैसे इस टाइम कोरोना नहीं, ऐसी बहुत सारी बीमारियां उस टाइम फैली हुई थी. और इसी तरीके से फेमाइंस था. फेमाइंस मतलब होता है कि जब सूखा पड़ जाए, खाने को ना मिले, कुछ भी ऐसी कंडीशन आ गई थी. ठीक है, तो दीज आर ऑल द रिकरिंग फेनोमेना विच इज बीइंग हैपनिंग अंडर स्टैग्नेंट इकोनॉमी. Okay, so this is the first point, first feature which Indian economy inherit at the time of independence. Now we'll talk about the second feature, backward economy. See, in backward economy at the time of independence, India was a backward economy from 1947 to 48. जो इंडिया के अंदर अमूमन एक आदमी जो इंडिया में रहता है, वो उस टाइम पे सिर्फ 230 रुपए कमा पाता था. ठीक, विच इज़ वेरी लेस टू सपोर्ट हिज फैमिली, एंड दैट्स वाई दे आर नॉट एबल टू फुलफिल देयर बेसिक एम्यूनिटीज ऑल्सो. व्हाट आर द बेसिक एम्यूनिटीज? लाइक जो कहते हैं ना, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सारी चीज़ें भी उनको पूरी नहीं पड़ रही थी, और देर इज रैम्पेंट अनएम्प्लॉयमेंट. That's why our economy on the eve of independence is considered a backward economy. This was the second feature. Third feature is agricultural backwardness. See, India is a country which is a agrarian nation. Now when I say agrarian nation, इसका मतलब होता है कृषि प्रधान देश. ये इंडिया एक ऐसा देश था, और यहाँ पे 72% पॉपुलेशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर. सोचिए, 72% पॉपुलेशन एंगेज्ड है, लेकिन तब भी सिर्फ कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी वाज ओनली 50%. दैट मीन रेस्ट इज बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय industrial sector and others. Okay, on 1 hectare of land only 660 kg wheat is produced, and on a 1 hectare of land only 665 kg rice is produced. This much less productivity was there, and there is too much disguised unemployment. That means जितने लोग रिक्वायर्ड हैं उससे ज़्यादा एक लैंड पे काम कर रहे थे. ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है, दे आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. अब 1 हेक्टेयर पे अगर 660 किलो हो रहा है, इसका मतलब दिस इज़ वेरी लेस. 1 हेक्टेयर हैव मेनी एकर्स, एंड 1 acre इज़ वेरी वेरी बिग. In that case, they are only producing 660 kg rice, 660 kg wheat, and 665 kg rice, which is very less to cater the demand of the market. That's why our economy is having a kind of agricultural backwardness. Okay. Next feature is industrial backwardness. This is the fourth feature which Indian economy inherit at the time of independence. See, we have total of industrial backwardness. We are totally having a handicraft industry which is just a small scale cottage industry. कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब होता है ऐसी इंडस्ट्रीज जिसमें लोग अपने घरों में प्रोडक्शन करते हैं. ठीक, ये वो सारी इंडस्ट्रीज होती हैं. जैसे जो है वो घरों में रहकर हाथ से बनाई हुई चीज़ें, यानी सिल्क वीविंग करते हैं. ठीक, इसी तरीके से कारपेट बनाते हैं. ठीक, इसी तरीके से जो है आप लखनऊ में देखते हैं ना, कपड़े वगैरह बनता है ना, उसका जो काम होता है, जो चिकन का काम होता है लखनऊ के अंदर, बहुत ही फेमस काम है. ठीक, वो जो कढ़ाई होती है लखनऊ के अंदर, दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री. तो ये छोटी छोटी इंडस्ट्रीज पे इंडिया का टोटल इंडस्ट्रियल सेक्टर डिपेंडेंट था. जो बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज थी उनकी बहुत कमी थी. यानी ये बड़ी बड़ी, जैसे आज के टाइम में इंडिया के पास बड़े बड़े स्टील प्लांट्स हैं,
बड़ी बड़ी सीमेंट इंडस्ट्रीज हैं, दीज ऑल इंडस्ट्रीज आर नॉट देयर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इसी तरीके से जो प्रोडक्शन ऑफ मशीन्स था, सी मशीन्स आर वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, तो मशीन्स का भी प्रोडक्शन बहुत ही कम था, ठीक, नेग्लिजिबल था। और इंडिया टोटली डिपेंडेंट था कैपिटल गुड्स, जो भी कैपिटल गुड्स उसे चाहिए होती, जो भी बड़ी बड़ी मशीन्स चाहिए होती थी प्रोडक्शन के लिए, ही इज टोटली डिपेंडेंट ऑन ब्रिटिशर्स एंड दे हैव ओनली वन मोटो टू एक्सप्लॉइट इंडिया and to develop their own territory, that is Britain. Okay, so this is the kind of industrial backwardness which India faced at the time of eve of independence. Now next point, rampant poverty. See, when such kind of backwardness are there, no, the economy is stagnant with no growth, there will be of course a rampant poverty. Now in this case, what happens at the time of independence, there are various families living very poor and very dilapidated condition was there, and they were not getting even 2 square meals a day, मतलब 2 वक्त का भी खाना नसीब नहीं होता था, ऐसी प्रॉब्लम्स थी। और इतना ज़्यादा वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट था क्योंकि हमारी पूरी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिस्ट्रक्ट कर दिया गया था ब्रिटिशर्स के थ्रू। दे हैव डिस्ट्रॉयड दैट इंडस्ट्री बाय पुटिंग एक्सपोर्ट ड्यूटीज, इम्पोर्ट ड्यूटीज, दीज ऑल things they have played, quick play they have done, and they have ruined whole of our economy. So there was a rampant poverty. Okay, next feature is there was poor infrastructure in the country. Now here infrastructure means rail, roads, electricity, power generation, these are all come under the category of infrastructure. तो उस टाइम पे 1948 के टाइम पे जो पावर जनरेशन कैपेसिटी थी इंडिया की, दैट वाज ओनली 2100 मेगावाट, विच इज़ वेरी वेरी लेस। यानी 2000 मतलब 1948 के टाइम पे 1948 में जो हमारे यहाँ पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है, डेट वॉज 2100 मेगावाट, 2100 मेगावाट। आज अगर आप उसको कंपेयर करें 2019 से, तो हमारे यहाँ जो पावर जनरेशन है दैट इज़ 3,64,960 megawatt. See the difference. See what the condition was of India at the time of independence. It was only 2100 megawatt. तो कितनी कम लाइट आती होगी लोगों के घर में, 4 दिन लाइट नहीं रहती होगी, ऐसी कंडीशंस होंगी। बट इन 2090 we have reached around 3 lakh, 3.5 lakh. Okay. Now talking about railway lines, at the time of independence, the Indian economy infrastructure condition was poor and we are having railway lines. This was power generation. Now about railway lines. रेलवे लाइंस हमारे यहाँ जो थी 1948 में, 1948 के टाइम में 53,596 किलोमीटर, 53,596 किलोमीटर में हमारी रेलवे लाइंस टोटल फैली हुई थी, ठीक। अगर वही आप आज से कंपेयर करते हैं 2019 में, तो इट इज़ 1,23,542 किलोमीटर। सी द डिफरेंस। At that point of time, the transportation of people, goods from one place to another is very difficult because we don't have railway lines spread over various places. But today it is very easy. From every state, one state or one territory is connected to other in a very possible way, since we are having our biggest connection of railway lines in India. Okay. Now, if you talk about roadways, these three things are mainly considered under infrastructure, यानी पावर जनरेशन, रेलवे लाइंस और रोडवेज। रोडवेज की अगर बात करें तो हमारे यहाँ पूरी टोटल जो पक्की रोड्स थी वो थी टोटल 155,000 किलोमीटर्स में एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। आज अगर आप सिर्फ बात करें तो अगर सिर्फ रोड का किलोमीटर आप देखेंगे तो दैट इज़ 4 करोड़ प्लस, अराउंड 4 करोड़ प्लस किलोमीटर में हमारे यहाँ रोड्स फैली हुई हैं आज के टाइम में अगर आप बात करेंगे, ठीक, 2019 के अंदर। सी द डिफरेंस। And we have around 228 national highways, which is spread over 79,548 kilometers. So now the infrastructure has been way more improved as compared to the year 1948, which is the eve of independence. Very poor infrastructure was there and whole of the system was disturbed. Okay, so this is the sixth feature of Indian economy at the time of independence. Now the next feature. नेक्स्ट इज हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स। सी, आज मोदी जी क्या कहते हैं? मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनिए, ठीक, लोकल में वोकल। ये सारे आइडियाज़ क्या हैं? टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंस, ओके, एंड टू मेक इंडिया सेल्फ कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एवरी गुड विद इन द टेरिटरी एंड नॉट टू इम्पोर्ट वेरियस गुड्स। इसी तरीके से 1948 के टाइम में, अब तो डिपेंडेंस हम लोग का धीरे धीरे कम हो रहा है क्योंकि हम लोग अपनी जगह चीज़ें इम्पोर्ट ना करके बाहर से
बल्कि अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं. बट देयर वॉज अ टाइम एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस व्हेन इवन अ स्विंग मशीन मतलब जो जिस पे कपड़े सिले जाते हैं, वो मेडिसिन, केरोसिन ऑयल, बाइसिकल्स, जितनी भी चीज़ें हैं, सेवरल कंज्यूमर को, डिफेंस के सारे सामान जो भी होते हैं, ठीक, बड़ी बड़ी मशीन्स, दीज आर ऑल बीइंग इम्पोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड. And we are totally a dependent economy. We are not independent economy. When we are dependent, that means anyone can take out benefit from us because we are totally dependent on them. That's why at present the honorable prime minister says कि local में vocal होना चाहिए, आत्मनिर्भर बनिए. What these things are, avoid the China products. Why we say this? Because we have to become totally independent and we should not have any kind of dependence on imports. Okay, now next feature, limited urbanization. See, at the time of independence, Indian economy is totally a rural economy. Okay, mainly the people are situated in rural areas. See, around 86% of the population in the year 1948 they stay in rural area and 14% stay in urban area. So 1948 में क्या कंडीशन थी? 14% लोग दे स्टे इन अर्बन एरिया और रेस्ट 86% लोग रूरल एरिया में रहते थे. एंड व्हेन रूरल पीपल दे डोंट कम टू urban area, they are not modernized, their standard of living is low, and they are very much limited to all the things. They lack the opportunity and they only depend on agriculture. That's why there is a compounded poverty over there. Okay, so to avoid this, what happened? People have started migrating from rural areas to urban area in search of various jobs to become skilled person. Then with due course of time, things have changed. Now, as per 2011 census, 31.16% population reside in urban area. Around 2011 census के हिसाब से अराउंड 31.16% जो पॉपुलेशन है कंट्री की वो अर्बन एरियाज में रहती है. So see, there is a change which is happening with due course of time. But at the time of independence, 14% पॉपुलेशन सिर्फ अर्बन में थी, 86% जो है वो रूरल में थी, विच इज टोटली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड दे लैक अपॉर्चुनिटीज. नेक्स्ट, at the time of independence and till now, Indian economy is a mixed economy. Okay, there is not a role of whole private or whole public. There is a middle road, that is we are having private sector also and public sector also. Okay, so but at the time of independence, the major role government is playing. There is less privatization, that's why there is low productivity which leads to backwardness. Okay, so mixed economy was one feature at the time of independence. Okay, now this concept of mixed economy has overcome and we are now having both the sectors running together, private as well as public sector. There is not only the role of public sector more and private sector less. We are having a equal thing. That is the real definition of mixed economy. Now this is the last feature, and total 10 features represents the Indian economy inheritance at the time of independence, on the eve of independence. Okay, last feature is colonial economy. See, as the British was ruling, India was just a colony of British government. And when Indian economy was a colony, there is total of exploitation done of Indian economy. All the benefits are being reaped out from the Indian economy. What they have created a havoc by imposing heavy taxes. बहुत ही ज़्यादा टैक्स लगाते थे वो इंडियंस के ऊपर, ठीक, इतना ज़्यादा टैक्स लगाते कि दे इंडियंस हैव बिकम fed up of this whole taxation system and Indians were forced to pay tax and buy British goods only. Okay, नंबर 2, उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को एक तरीके का सोर्स बता दिया था जिससे हम रॉ मटेरियल लेंगे, यूज एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल. ठीक, आई हैव रिटन हियर. तो इंडियन इकोनॉमी क्या प्रोवाइड कर रही थी ब्रिटिश टेरिटरी को, ब्रिटिश इकोनॉमी को पूरा का पूरा रॉ मटेरियल, एंड इंडिया वाज टोटली रिच एंड फ्लरिशिंग विद रॉ मटेरियल्स विच आर होल लॉट टेकन अवे बाय ब्रिटिशर्स थ्रू वेरियस रूट्स. अच्छा, और लास्ट, उन्होंने इंडिया की इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो कि बहुत ही पॉपुलर थी, जिसका जो काम पूरी दुनिया में फेमस था कि इंडियन वर्कर्स आर हैंड लेबर्स एंड डू hand work in such a manner that it becomes real. So in that case, handicraft industry was totally demolished and destructed by Britishers. What they have done, they have
पुट टू एट्रोसिटीज द इंडियन आर्टिसन। उन्होंने इंडियन आर्टिसंस को इतना परेशान किया। आर्टिसंस वो थे जो इस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में काम करते थे, उनको परेशान करने से दे हैव स्टार्टेड कमिटिंग सुसाइड्स, दे हैव स्टार्टेड क्लोजिंग डाउन देयर कॉटेज इंडस्ट्रीज। दीज ऑल प्रॉब्लम्स हैव केम एंड व्हाट दे हैव डन, उन्होंने एक्सपोर्ट जब किया इंडिया से रॉ मटेरियल, तो इंडिया के रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने पर ड्यूटी फ्री कर दिया। और जब भी जो है जितना भी रिसोर्स था, नेचुरल रिसोर्स था इंडिया का, वो सारा का सारा ड्रेन कर लिया, जिससे उन्होंने अपनी ब्रिटिश इकोनॉमी की ग्रोथ की। ठीक है, तो दीज आर ऑल 10 फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द ऑन द eve of independence. I hope you have understood this topic very well. Kindly make the notes and remember one thing: in this subject of Indian economic development, you should have a small diary in which you will go on writing the data what you were getting. Data, because data is very important and which will help you to make the answers more attractive and to make good understanding of the topic. So press the bell icon for further updates. Thank you, class.